नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज की तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट दिखा देंगे। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक्निकल खराबी की वजह से रद्द कर दी गई है। ये फ्लाइट AI 159 थी जो कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची थी और यहां से लंदन के लिए रवाना होनी थी। ये लंदन के लिए पहली उड़ान थी जो हाल ही में हुई प्लेन क्रैश की घटना के बाद शुरू की जा रही थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इसे कैंसिल किया गया है। फिलहाल एयरलाइंस की तकनीकी टीम मामले की जांच कर रही है। मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ। और वहीं कोच्चि से दिल्ली जा रही एक विमान को बम की धमकी मिलने के बाद नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। एयरलाइन अधिकारियों को विमान में बम रखे जाने की धमकी मिली थी। मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को डायवर्ट किया गया और नागपुर हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। नागपुर के डीसीपी ने कहा कि बम की धमकी मिलने के बाद मस्कट कोची दिल्ली से उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2706 को नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। सभी यात्रियों को उतार दिया गया। जांच जारी है और अभी तक कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं पाया गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश का एक और वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में जिस बिल्डिंग पर विमान गिरा वो डॉक्टर्स का रेजिडेंस और मेस था। हादसे के दौरान वहां मौजूद डॉक्टर खिड़की से कूदते हुए नजर आए। ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है, बहुत ही डराने वाली है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त आग लगी उस वक्त यहां से बिल्डिंग से डॉक्टर्स कूदते हुए नीचे की तरफ दिखे। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदते हुए दिखाई दिए। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि विमान जिस जगह पर गिरा था वो डॉक्टर्स का रेजिडेंट था, मेस था। वहां पर चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा और उसके बाद लोग काफी डर गए और डर की वजह से कैसे लोगों ने खुद को रेस्क्यू करते हुए नीचे की तरफ छलांग लगाई, ये आप देख सकते हैं। 12 जून का ये वीडियो है। प्लेन क्रैश का एक एक करके वीडियो आ रहा है और ये देखिए अंदर की तस्वीर सामने आ चुकी है। जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा था वहां से कैसे लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि ये डॉक्टर्स का रेजिडेंट है। यहीं पर मेस था जहां पर विमान गिरा था एक हिस्से पर, और दूसरी तरफ से आप दूसरी तरफ देख सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन धुएं की वजह से लोग डर गए थे कि दम घुटने की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, और उससे पहले वो वहां से निकलते हुए देखे गए। प्लेन क्रैश का ये वीडियो वायरल हो रहा है जो इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। एक एक करके अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं उस दिन के, और 12 जून का ही ये वीडियो भी बताया जा रहा है। जब आग लगी वहां पर, जब सब कुछ जलता हुआ वहां दिखा तो लोग काफी डर गए और कैसे खुद को बचा रहे थे। ये डॉक्टर्स हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर रहने वाले ये डॉक्टर्स हैं जो आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देने के बाद काफी डर गए थे और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। 12 जून का वीडियो, प्लेन क्रैश के दिन का वीडियो, जहां पर लोग जान बचाते हुए दिखे। और वहीं राजस्थान के जयपुर के वीर सपूत पायलट राजवीर सिंह चौहान को नम आंखों और भारी मन से अंतिम विदाई दे दी गई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान पायलट राजवीर सिंह समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। डीएनए टेस्ट के बाद उनका शव परिजनों को सौंपा गया। जैसे ही उनका शव घर पहुंचा, शोक की लहर दौड़ पड़ी। आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान समेत सेना के अफसरों और नेताओं ने राजवीर सिंह के साहस और बलिदान को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे भावुक क्षण तब आया जब उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान ने अपने पति को सैन्य सलामी दी। ये दृश्य हर किसी की आंखों को नम करता हुआ दिखा। मृतक पायलट की पत्नी सेना की ड्रेस में अपने पति की तस्वीर को लेकर आगे चल रही थी। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजवीर का नाम रहेगा, किनारे भी गूंजते रहे।
और वहीं ईरान में फंसे छात्रों की भारत वापसी, बॉर्डर क्रॉस कर आर्मेनिया पहुंचे 110 छात्र में से 90 जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे सभी छात्र। ये वीडियो उन्हीं छात्रों में से एक छात्र ने बनाया है जो भारतीय दूतावास की मदद से ईरान से बॉर्डर क्रॉस कर आर्मेनिया पहुंचा है और वहां से जल्द ही इनकी वतन वापसी होगी। और इजरायल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है। इजरायल ने सोमवार की शाम ईरान की राजधानी तेहरान में एयर स्ट्राइक की। इजरायल की वायुसेना ने तेहरान में एक न्यूज चैनल की इमारत पर बम गिरा दिया। जिस वक्त न्यूज चैनल की बिल्डिंग पर हमला हुआ उस वक्त एक एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। तभी अचानक वहां पर धमाका होता है जिसमें एंकर बाल बाल बच जाती हैं। ये देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं। थोड़ी ही देर में पूरे स्टूडियो में धुआं भर गया। इमारत के आसपास मलबों का ढेर नजर आया। न्यूज चैनल पर हमले के बाद एंकर स्टूडियो में लौटी और इजरायल पर निशाना साधा। एंकर ने कहा कि यह बम हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर गिरा था। अब राजा हत्याकांड की बात होगी, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। अपडेट यह है कि मेघालय पुलिस राजा हत्या मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट के लिए पहुंची है। पुलिस सभी आरोपियों को लेकर वारदात वाली जगह पर पहुंची है जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय की डीजीपी ने बताया कि इस हाई प्रोफाइल मामले की गहन जांच के लिए क्राइम सीन रिक्रिएशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरोपी राज और सोनम के पूछताछ में जो जानकारी आई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच समय से पहले कर लिया जाएगा। जल्द ही आरोप पत्र भी तैयार हो जाएंगे और इसके बाद डीजीपी ने बताया कि आरोपियों की अतिरिक्त रिमांड की मांग भी हो सकती है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राजा की हत्या के ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 23 मई दोपहर 2 बजे के पहले का बताया जा रहा है, जब राजा रघुवंशी और सोनम ट्रैकिंग करते हुए इसमें कैद किए गए हैं। इनमें सोनम और राजा के महज 50 कदम की दूरी पर तीनों हत्यारे भी ट्रैकिंग करते हुए देखे गए। ये लोग सोनम के आगे चल रहे थे। राजा इस बात से अनजान था कि उनके कातिल उसके आसपास ही हैं। कैमरा देख सभी पीछे चल रहे आरोपी चेहरा छुपाने की कोशिश भी करते दिखते हैं। हत्या के कुछ मिनटों पहले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो राजा को उस जगह पर ले जा रहे थे जहां उसकी हत्या की गई। और वहीं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। अब तक 10,90,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। सोमवार को 23,587 भक्तों ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। और वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया। अमरनाथ यात्रा रूट नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जा चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया। नो फ्लाइंग जोन में पहलगाम, बालटाल भी शामिल है। 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित हुआ। सुरक्षा बलों की निगरानी पर यह फैसला लागू नहीं है। और अगली खबर गुजरात से, जहां गुजरात में मानसून की एंट्री के साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। गुजरात में भारी बारिश से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, मोरबी, आणंद, खेड़ा और महिसागर, इसके साथ ही बोटाद और छोटे उदयपुर और अलग अलग जगहों पर अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी है। इसके अलावा आपको बताएं कि पोरबंदर है, सूरत, जामनगर में भी अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की है। और देखिए, इस बीच अमरेली के सावरकुंडला में बाढ़ में एक स्कूली बस फंस गई, जिसमें 5 लोगों को बचाया जा चुका है। दरअसल वहां पर फिफाद और लुवारा गांव के बीच एक बस फंस गई थी। ये एक निजी स्कूल बस थी जो कि गरियाधर से सावरकुंडला की ओर जा रही थी और फिफाद के पास मेरा मन और शेतरुंजी नदियों के संयुक्त बाढ़ में फंस गई थी। सावरकुंडला की मामलतारदार टीम और अमरेली की फायर विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन की ओर से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया गया। जेसीबी की मदद से 5 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। और अगली खबर नेपाल से देखिए, जहां नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से सीतामढ़ी की झीम
और लखदेई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। झीम नदी में अचानक पानी आ जाने की वजह से डायवर्जन टूटा है। डायवर्जन टूटने की वजह से सोनबरसा प्रखंड के लगभग 15 गांव के लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। अब उन्हें गांव पहुंचने में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। शहर के लोगों का कहना है कि नदी में अचानक पानी आ जाने की वजह से परेशानी हो गई है। ये पानी आपको 1:30-2 बजे के आसपास आया है। 1:30-2 बजे के आसपास पानी आया है। देख रहे हैं पानी आया है, डायवर्सन ऊपर से पानी चल रहा है। यहाँ तो बारिश हुआ नहीं है, नेपाल का पानी है, नेपाल से पानी आया है। तो क्या इस पानी से खेती होगा गांव तरफ? इससे कहाँ पानी, इससे खेती थोड़े होगा। बारिश होगा तभी खेती होगा, इससे संभव नहीं है। इससे तो कहीं दह जाएगा, कहीं कहीं खेती उपज जाएगा। किसी को फायदा हो, किसी को नुकसान होगा, इससे काम नहीं चलेगा। और वहीं नेपाल में हो रही बारिश के बाद मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में औराई इलाकों में बागमती पर बना चचरी पुल ध्वस्त हो गया है। वहीं चचरी पुल पार करते हुए एक बाइक सवार बाल बचा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता। वायरल वीडियो में आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि चचरी पुल के दोनों तरफ खड़े लोग उसे मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवक बागमती नदी के तेज धार के बीच टूटे हुए चचरी पुल से अपने बाइक को बांधने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच चचरी पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। गनीमत रही कि समय रहते उस युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग की वजह से उसे बचा लिया गया, नहीं तो एक बार फिर से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और अगली खबर बगहा से, जहां बगहा में भी पहली बारिश में पहाड़ी भपसा नदी में अचानक उफान देखने को मिला। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तेज धार में कई बाइक सवार फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया, जबकि कई लोगों को ग्रामीणों ने कंधे पर उठाकर उनका रेस्क्यू किया है, नहीं तो वो किसी बड़े हादसे के शिकार हो सकते थे। और चलिए इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर दे दें। सिविल कोर्ट से फिर भागा एक कैदी। पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। पीर बहोर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। एक और कैदी के भागने की खबर। देखिए, कस्टडी से कैदी भाग गया है। सिविल कोर्ट से फिर कैदी भागा। सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कहां पर चूक हुई है जिससे कैदी सिविल कोर्ट से भाग निकला। क्या पहले से उसने प्लानिंग की थी? ये तमाम चीजों पर अब चर्चा हो रही है, इसकी जांच हो रही है। संजय कुमार फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कब की ये घटना है, कैसे कैदी भागा है, क्या जानकारी इस मामले में? और जी बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले की घटना है और पिरबहोर थानाध्यक्ष ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि पेशी के लिए लाया गया था कैदी को और इस दौरान उसने पुलिस को चकमा दिया। हालांकि हथकड़ी लगाई गई थी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की है। हालांकि कौन कैदी है, कहां से लाया गया था, क्या, इस बारे में फिलहाल पुलिस अभी गोपनीयता बरत रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल उसकी खोजबीन कर रही है और थोड़ी देर में जानकारी स्पष्ट तौर पर दी जाएगी कि उसका नाम क्या था, कहां से किस जेल से लाया गया था और किस मामले में उसकी पेशी की गई थी। लेकिन ये तय है कि वो फरार हुआ है और आवेदन के लिए इंतजार किया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे थे उनकी तरफ से जो आवेदन पिरबहोर थाना में दी जाएगी, उस आधार पर विस्तृत तौर पर जानकारी। लेकिन निश्चित तौर पर सिविल कोर्ट से पहली दफा तो नहीं है जब कस्टडी से सिविल कोर्ट से कैदी फरार हो जाते हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं दिखते हैं? और क्या ऐसे कैदियों को लेकर क्या उनकी पहचान की गई कि क्या पहले से कोई प्लानिंग चली थी? क्या कोई मिलने आया था जिस वक्त प्लानिंग हो गई हो कि सिविल कोर्ट से ही गायब कर देना है? जी बिल्कुल, देखिए कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, आपने बिल्कुल सही कहा, और कई बार एक्शन भी लिया गया है। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, पुनरावृत्ति होती है। शायद जो पुलिसकर्मी साथ में होते हैं वो एहतियात नहीं बरतते हैं, सबक नहीं लेते हैं पहले की घटनाओं से, तब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बहरहाल इस मामले में एक बार फिर से अगर नेग्लिजेंसी होगी तो बना के रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और गढ़वा से आपको बड़ी खबर दे दें, सोनम राजा रघुवंशी जैसी घटना हुई है। देखिए, एक और मामला सामने आया है। पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा। मुर्गा भात के साथ जहर खिलाने का आरोप लग गया है पत्नी पर। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी जान लेने की कोशिश का आरोप उस पर लगा था। पति भूतनाथ सिंह की मौत हो गई है और रंका के बाहो कुदर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। भूतनाथ सिंह की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है
कि आरोप पत्नी पर यह लगा है कि खाने के साथ पति को जहर दे दिया। इससे पहले भी उसने अपने पति को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त पति बच गया था। लेकिन अब जहर देकर पति को मौत के घाट उतार दिया है पत्नी ने। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। सालों से अनुकंपा पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा पर नियुक्ति नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी जा चुकी है। अब इसके तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिचारी की भी नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर करीब 7,000 बहाली होनी है। सरकार ने विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को भी हरी झंडी दे दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क की भी बहाली होगी। शिक्षा विभाग में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनिश्चित करने तो बिहार राज्य विद्यालय लिपिकीय नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संबंध नियमावली 2025 यह स्वीकृत किया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि स्वीकृत पदों में 50% अनुकंपा के आधार पर होंगे और शेष 50% सीधी भर्ती होंगी। बहुत दिन से यह हमारे जो कर्मी हैं उनके आश्रित जो हैं अनुकंपा के लिए नौकरी के लिए वेट कर रहे थे और पद के नहीं रहने के कारण और नियमावली नहीं रहने के कारण यह लंबित था। अब 50% अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी। और राज्य में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त अनुशासनिक कार्रवाई संबंध नियमावली 2025 स्वीकृति। इसमें भी वही प्रावधान किए गए हैं। जो कार्यालय प्रचारी हैं उनके पद पर 50% अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती। और चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए, सरकार अब छोटे शहरों में भी हवाई सेवा को विस्तार देने जा रही है। लोगों का सफर आसान करने के लिए ये फैसला हो रहा है और इसके लिए 6 छोटे शहरों में हवाई सेवा का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। मधुबनी, वीरपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर और सहरसा में छोटे एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार अभी हर शहर के लिए 25 करोड़ की मदद देगी। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बिहार सरकार MOU भी करने वाली है, जिसके तहत इन शहरों में एयरपोर्ट का विकास होगा। और वहीं 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान के जसौली में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए के नेता लगातार तैयारियों में जुटे हैं। कल गोपालगंज में बैठक के बाद आज सिवान में बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में दिलीप जायसवाल हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जा रहे हैं। अब रउआ लोग से हम सब कहू नेता लोग सामने बैठल बा तो रउआ लोग से पूछो तनी नेता सब के आई का हमनी के वो लोग के इहे प्रश्न बा कि जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के भी 5 को रैली भइल बा वो रैली के रिकॉर्ड सिवा टूड़ी की ना टूड़ी अब रउआ लोग बताए टूड़ी की ना टूड़ी जोर से बोले रिकॉर्ड। और वहीं देखिए, एक और बड़ी खबर है। सियासी गलियारों से ये बड़ी जानकारी है कि एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। जेडीयू के नेताओं ने एक बार फिर से निशांत कुमार से विधानसभा चुनाव के रास्ते राजनीति में आने की अपील की है। नालंदा से जेडीयू सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को नालंदा से इस्लामपुर से चुनाव लड़ाया जाए। नालंदा की जनता उन्हें जिताकर भेज देगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, बहुत चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी राय क्या है? आप नालंदा से सांसद हैं, आपने निशांत को करीब से भी देखा है, कई लोगों की मांग भी है। हमारा जो सोच है, हम लोग क्षेत्र में भी घूमते रहते हैं। निशांत कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जनता में भी इस बात का है चर्चा कि निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए और मैं उसका समर्थन करता हूं। तो आपकी इच्छा क्या है कि निशांत चुनाव आए और लड़े विधानसभा? हाँ, हमारे लिए तो
अच्छा होगा। बहुत लोग हमसे भी कहते हैं। अच्छा, आप नालंदा के सांसद हैं, बहुत चर्चा है कि निशांत नालंदा किसी सीट से लड़ सकते हैं, तो आपकी इच्छा कौन सा सीट आप उनको ऑफर करते कि भाई सीट पर आके लड़िए? जैसे देखिए, हमको तो कहेंगे तो हम कहीं भी हम हाजिर हो जाएंगे। हम तो इस्लामपुर भी ऑफर दे देंगे कि इस्लामपुर खाली है, आप आ जाइए, जिता के भेजाना हमारा काम है, हमारा दायित्व बनता है। और वहीं राजनीति में परिवारवाद आयोग को लेकर गरमाई सियासत के बीच तेजस्वी यादव एक बार फिर से एनडीए के नेताओं पर पलटवार करते हुए देखे गए। तेजस्वी ने कहा कि बिना टैलेंट के ये सब हो नहीं सकता। ये अद्भुत बिहार है जहां पिता किसी और कोटे से, परिवार के लोग किसी और कोटे से। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आज तो देखिए, अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है ना, ये तो टैलेंट, तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। और बाद में देखिए, मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए, जल्द से जल्द। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं, उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।